हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है दीपांक उपाध्याय। सो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और मुझे लगभग अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो टीचिंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम 3 इयर्स प्लस हो रहा है। और उसके अलावा मैं आपका स्टैटिक जीके जीएस करंट अफेयर एजुकेटर हो जाता हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, एमटीएस का एग्जाम हुआ, स्पेशली यूपीएससी या जो आपका यूपीपीएससी आरओ हो जाता है, उसको भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। और भी हाल ही में एक एग्जाम हुआ रेलवे का, सो उसमें भी मेरा कहीं ना कहीं हो चुका है। सो गाइस, इट्स ओके की कोई बात नहीं। परिस्थितियां हर जीवन के मतलब सबके जीवन में आते रहते हैं, और मेरे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं। उसके आधार पर कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी भी हो जाएंगी, पर कोई बात नहीं। आते ही स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक जो हो जाता है वो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। हमारा भारत का संविधान कैसे बना, क्या जरूरत पड़ी आखिर इस संविधान को बनाने की। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे भारत में आखिर लोगों के अंदर संविधान जैसे शब्द का उच्चारण, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा वर्ड है, ये उनके मन में आया कैसे और क्यों आया, आखिर उन्होंने देखा कहाँ पर ये चीज़। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर जो हमारा टॉपिक आज का मेन हो जाता है, एक बार मैं पेन का कलर जो है कहीं ना कहीं चेंज कर लेता हूं, जिससे आपको चीजें अच्छे प्रॉपर नजर आए। देखो, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, यानी संविधान अधिनियम है, जिसके जरिए संविधान को बनाने की बात की जाएगी। इसके साथ ये रहा ब्रिटेन रूल, यानी जो आपके ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ पे शासन किया गया था आपके भारत के अंदर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो एमसीक्यूज बनेंगे इन टॉपिक्स के बेसिस पे, उस एमसीक्यूज को भी किया जाएगा। ये बात हम सभी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपके भारतीय संविधान के बारे में। खैर, टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं, पर उससे पहले एक मेरा सवाल है, क्या मुझे कोई बताएगा वो कौन सा एक्ट है, यानी कौन सा अधिनियम है, जिस अधिनियम को, ध्यान रखिए, जिस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? बोला कि जिस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा जाता है, ये कौन सा एक्ट हो जाता है जिस एक्ट को ये बिना सूरज का सवेरा कहा गया है, और वो भी किसके द्वारा कहा गया है? तो आप बताओगे कि ये कहा गया है आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे कहा गया है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए कि आखिर ये बात बाल गंगाधर तिलक साहब ने किस एक्ट को कहा। अधिनियम था, आपको पता होगा, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 यानी 1935, 1909, आपका 1919, ये सभी एक एक्ट हुआ करते थे, जिस एक्ट के जरिए संविधान को कहीं ना कहीं बनाने की बात की जा रही थी। पर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक साहब ने जो अधिनियम आया था, अधिनियम 1919 का, इस अधिनियम को इन्होंने क्या बोला था? बिना सूरज का सवेरा बोला था। और इसी अधिनियम को एक और भी नेता हो जाते हैं, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक और क्रांतिकारी नेता हो जाते हैं, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने क्या किया था? एक्चुअली इन्होंने भी इस अधिनियम को जो है बंधन का अधिनियम बोला था। क्या बोला था? इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस अधिनियम को जो है बंधन का अधिनियम बोला था। ये बात आप सभी याद रखिएगा। तो बंधन का अधिनियम अगर कभी पूछ लिया जाए, या आपसे बिना सूरज का सवेरा पूछ लिया जाए, तो कोई भी एक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें 1919 एक ऐसा एक्ट है जिसे ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। 1919 अधिनियम मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आगे आपको बताऊंगा। बट एक बात बता दूं, ये वो एक्ट है जिस एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो जाती, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि हमारा मेन मुद्दा होता है। पर उससे पहले मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं आखिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं क्या है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहां पे बात करते हैं, अगर हम बात करें यहां पे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहा जाता है संवैधानिक विकास। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है संवैधानिक विकास। अब ये वो संवैधानिक विकास है जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि आखिर इसमें क्या चर्चा हुई है, क्या बातें हुई, संवैधानिक विकास, ठीक है। तो ये देखिएगा, संवैधानिक विकास की बात करेंगे। ये वो डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? ये बात है 1600 एडी की। कब की बात है? 1600 एडी की, ठीक है। 1600 एडी की। एडी को आप कहो तो आप यहाँ पे सीई भी लिख सकते हो, मतलब एक होता है आपका कॉमन एरा भी कर सकते हो। तो 1600 एडी को चाहे 1600 सीई को, ठीक है, कॉमन एरा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्या हुआ, वो भारत आए,
ठीक है, भारत आए। भारत आने पर उनका एक मुद्दा ये था कि हम भारत से कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक व्यवस्था को, मतलब कि अपना जो इकोनॉमिकल सेक्शन है उसे बहुत बढ़िया मजबूत कर लेंगे, समझ, मतलब बहुत सारे ढेर सारे पैसे यहाँ पे भारत से हम उठा लेंगे, बहुत सारे माल वहाँ से उठा लेंगे एक तरीके से, जो सामान वहाँ पे हैं, और कहीं ना कहीं हम भारत से प्रॉफिट अपनी कमा सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स की सोच थी और इसी सोच के आधार पर वो भारत आए हुए थे। तो जब वो सबसे पहली बार भारत आते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार भारत आते ही एक फैक्ट्री का निर्माण किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अभी उस पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री की नींव रखी, और वो फैक्ट्री जो सबसे पहले इन्होंने रखा था, मतलब फैक्ट्री का जो नींव इन्होंने सबसे पहले रखा था, वो रखा था सूरत में। वो कहाँ रखा था, सूरत में। बाद में इन्होंने कहाँ रखा, कैलीकट में। ठीक है, कहाँ रखा, कैलीकट में, सूरत में, कैलीकट में। उसके बाद इन्होंने रखा मद्रास में। उसके बाद इन्होंने रखा कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता जो आपका हो जाता है। और इसके बाद इन्होंने रखा माही। तो ये वो जगह है जहां पर ब्रिटिशर्स आते ही अपना क्या किया, फैक्ट्री का नींव रख दिया। यहां पे सभी लोग ने फैक्ट्री लगाई, सभी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी। अब आपको एक बात तो पता होगा कि जो अंग्रेज हुआ करते हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हुआ करते हैं, अंग्रेज जब भारत आए तो एलिजाबेथ के कहने पर आए। पहली बात कि एलिजाबेथ के कहने पर आए, और धीरे धीरे करके वो आर्थिक सहायता और सेना मदद क्या कर दिया, देना शुरू कर दिया। समझे, भारत को आर्थिक सहायता और साथ में सेना की मदद जो है देना शुरू कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा वहां पे जैसे ये चीजें बदलती हैं, मतलब ये मदद करना शुरू करते हैं, तो भाई अगर कोई आपसे मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ लेने की भी बात करेगा। तो उन्होंने मदद किया, सेना जो है मदद, उन्होंने आर्थिक सहायता और सेना की मदद की ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ रही थी, उसी बात ये मतलब लोगों के अंदर एक मतलब सोच जागी कि यार ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कारण होगा। और इसी कारण के चलते वहां पर एक युद्ध का ऐलान हो गया, जिस युद्ध को प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध को प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कहा जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था, मैं अगर आपसे कहूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आप ये बता सकते हो कि सर प्लासी का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1757 में, 1757 में। ठीक है, और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। वो कब हुआ था, तो 1764 में। तो मतलब ये है कि 1757 और 1764 में ये दोनों युद्ध होता है, जिसका कारण क्यों लेता कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है अब भारत पे हुकूमत जताना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, जब बात आती है फैक्ट्री लग गई, युद्ध हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, और कलकत्ता में इसीलिए सबसे पहले क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल का ऐलान किया गया। कलकत्ता में सबसे पहले क्या किया गया, कलकत्ता में सबसे पहला आपका गवर्नर जनरल बनाया गया। और उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था, ये आपसे पेपर में कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है मेरे भाई, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है यार। ठीक है, तो कलकत्ता का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वो कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि मतलब भारत में अगर कहें कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ये बात आप सभी याद रखेंगे। बताइए, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है आपको, यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक है, अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग को जो बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, कहने की कलकत्ता का, तो अब ये क्यों बनाए गए थे, क्योंकि ये क्या करेंगे, ब्रिटेन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। क्यों करेंगे, ब्रिटेन को कंट्रोल, क्योंकि अब वहां पे पैसे की कमी पड़ने लगी थी। देखो, अंग्रेजों ने सारा पैसा तो भारत को कहीं ना कहीं देना लेना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को पैसे की जो चाहिए जरूरत, वो जरूरत हो कहाँ से, खैर पैसे तो आ रहे हैं अंग्रेज के पास, बस उतने नहीं आ रहे हैं जितना उन्हें भेजा गया था कमाने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जैसे गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया गया, और उस गवर्नर जनरल के पोस्ट के तहत वो गवर्नर जनरल क्या करेगा, ब्रिटेन के पूरी मतलब जो भी उन लोग काम कर रहे होंगे उन पे सारी नजर रखेगा, वो जाके ब्रिटिशर्स को बताएगा वहां पे जो लोग अमेरिका में मतलब अपना ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन को कंट्रोल कर रहा है कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, उसी प्रकार आगे एक पोस्ट आती है वहां पे, मतलब अगर कहा जाए भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल पेपर में आ जाए, वो भी एक गवर्नर जनरल का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पूछा जाए, तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वो बने थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्त। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप केवल बेंटिक याद रखेंगे सो आपका काम उससे भी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, अब ये चीज तो आपका हो गया। जैसे हमारे देश में आज वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो क्या है, वो
एग्जीक्यूटिव हेड है, और वो भारत सरकार को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, भारत सरकार के तहत वो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल कर रहा है, भारत सरकार कंट्रोल कर रहा है उसको, और वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार गवर्नर जनरल क्या था, वो आपके उस पूरे देश को मतलब ब्रिटेन को कंट्रोल कर रहा था, और अपनी सारी बातें वहां से ब्रिटिशर्स जो है उस ब्रिटेन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, समझ रही चीजें क्या हो रहा है डिस्कस। अच्छा, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का सबसे, अगर मैं पूछूं कि अंतिम, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट जो था वो भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे चीजें परिस्थितियां बदलती गई, आगे एक अधिनियम आता है, जिस अधिनियम को हम सभी चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। किस एक्ट के नाम से जानते हैं? चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1833 से लेकर 1850 1833 से लेकर 1853 तक हो जाता है बच्चा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसको जो है 20 साल कर, मतलब इस एक्ट के तहत जो अधिनियम जो था, जो अधिनियम हर 10 साल पे आदा करता था, उस अधिनियम को अब 20 साल पे कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, उसके बाद 1857 में क्रांति होती है। उस क्रांति के जरिए कहीं ना कहीं जब गवर्नर जनरल अपने पोस्ट को संभाल नहीं पा रहा था और ब्रिटेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसी 1857 में 1857 में क्रांति होने के बाद 1858 में क्या होता है कि वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, मतलब कि वहां पे जो कंट्रोल कर रही थी ब्रिटेन बैठे बैठे विदेश में, वो अब पूरी तरीके से इंडिया को कंट्रोल करने की बात करती है कि अब हमें इंडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, इनके ऊपर थोड़ा सा हुकूमत और अच्छे से जताना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया के लिए इन्होंने क्या किया, दो पोस्ट का निर्माण किया। एक तो इन्होंने बनाया क्या, इन्होंने बनाया आपका इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, एक इन्होंने इंडियन सेक्रेटरी बनाया और एक आपका गवर्नर जनरल, दो पोस्ट इन्होंने निर्माण किया था ये डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया के लिए, ताकि एक तो भारत का मंत्री रहेगा, भारतीय विदेश मंत्री रहेगा, और एक आपका क्या रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो चीजें यहीं से थोड़ी सी बदलती हैं, आते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे क्या रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे दोस्त, थोड़ा सा देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1773 में, ठीक है 1773 में, 1784 में, इसी प्रकार आपका 1830 में, 1833 में, 1854 में। तो ये सब क्या है, इस समय तक जो राज किया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया है। ठीक है, इस समय तक जो राज किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। बट जब ब्रिटेन रूल आता है, जब आपका ब्रिटेन रूल आता है, तो ब्रिटेन रूल ने कब से लेकर कब तक राज किया, तो ब्रिटेन रूल ने शुरू किया अपना जलवा 1858 से। 1858 में उन्होंने दो पद का निर्माण किया था ना, मैंने बताया। तो 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947, मतलब इस तरीके से चीजें मतलब आगे बढ़ती चलेगी, समझ रहे हैं। 1947 अधिनियम, 1909 अधिनियम जो होता था 1909 वाला एक्ट, ये वो एक्ट था जिसे हम सभी क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे मॉर्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है, पहली बात। ठीक है, और 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े, सो आई गाइस की इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है, और चीज़ों को ऐसे ही अंडरस्टैंड करवाया जा सकता है। देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से किस तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है। ये चीज़ केवल आपको अनअकैडमी पे ही नजर आएंगी और कहीं नहीं नजर आने वाली है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा ध्यान से, 1858 में अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला जो भारत मंत्री का पद आया, उसमें सबसे पहले भारत मंत्री कौन बनाए गए, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो भारत मंत्री बनाया गया था, इंडियन सेक्रेटरी बनाया गया जिसे, वो थे सर चार्ल्स। उनका नाम क्या था, सर चार्ल्स, जो कि भारत के सबसे पहले इंडियन सेक्रेटरी, भारत मंत्री बनाए गए थे। मॉर्ले मिंटो एक्ट की बात करें तो ये वो अधिनियम है जिस अधिनियम में मुस्लिमों को मताधिकार देने की बात की जा रही है, यानी मुस्लिम जो लोग थे उन्हें भी वोट देने का अधिकार है, मतलब मताधिकार देने का अधिकार है। तो ये अधिकार उन्हें कब मिला, 1909 के अधिनियम के तहत। पर याद रखिएगा वहां पे दो चीजें थी। जब मुस्लिम के लिए ना जो वोट दिया जाएगा, वो एक मुस्लिम कितने वोट देगा, 2 वोट दे सकता है। कितने वोट दे सकता है, तो वो 2 वोट दे सकता है, यानी एक वो मुस्लिम कैंडिडेट को देगा जो कि मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे खड़ा होगा, और दूसरा जो है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको दे सकता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो है, जो कि मुस्लिम है, वो 1 पर्सन क्या है आपका 2 वोट्स, यानी 2 मताधिकार दे सकता है एक ही व्यक्ति को, चाहे वो एक मुस्लिम को दे, एक तो मुस्लिम को देना ही है, और एक आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है किसको देगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को मताधिकार देने का जो मतलब एक तरीके से अधिकार मिला, मतलब वोटिंग करने का जो उनको राइट्स मिला, वो राइट्स उन्हें
मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत, मॉर्ले मिंटो अधिनियम के तहत मिला। मॉर्ले कौन था? तो मॉर्ले आपके भारत का मतलब इंडियन सेक्रेटरी हो जाता है, भारत मंत्री हो जाता है। और साथ साथ आपका मिंटो कौन था? तो मिंटो आपका याद रखिएगा गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो एक्ट कहा गया। इसी प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है। इस एक्ट में क्या हुआ था? एंग्लो इंडियन को मताधिकार देने का जो है कहीं ना कहीं अधिकार, मतलब मताधिकार जो है देने का अधिकार मिला इन्हें, मतलब वोटिंग करने का इन्हें राइट्स मिला एंग्लो इंडियंस को। और इसी में आपका क्या होता है? लोक सेवा आयोग भी आ जाता है। लोक सेवा आयोग को भारत में कब लाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1919 में लाया गया था लोक सेवा आयोग, जिसे आज आप यूपीएससी कहते हो, सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो खैर यहाँ पे पढ़ाने की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी अभी चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें आपको समझानी है मुझे। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझानी है कि मुस्लिम को वोट डालने का रिजर्वेशन जो मिला, वो रिजर्वेशन इन्होंने 1919 में मिला, जहां पर ये 2 वोट डाल सकते हैं। ठीक है, बात में उसके बाद कहीं ना कहीं जब चीजें बढ़ती गई, हिंदू मुस्लिम का जो जात विवाद होने लगा, देन आफ्टर दैट कि 1906 1906 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, ये कारण था एक। तो ये बहुत सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो, यहां पे आता है प्लासी का युद्ध। मैंने अभी पढ़ा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। जब का बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो कब हुआ था? मैंने बोला था एक हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, एक हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, जल्दी से बताइए। अभी पढ़ा है, जस्ट अभी 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट पहले बताया, बहुत बढ़िया। देखो 1757 जो लोग बता रहे हैं, तो 23 जून आपका 1757 यानी 23 जून ऑफ 1757 प्लासी का युद्ध हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें आपको यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली और भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई साबित हुई। ठीक है, ये चीजें थी। अच्छा, इनमें से किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था, जो मतदाताओं को विभाजित करता था? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द मुस्लिम मेंबर वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम इलेक्टोरेट विच डिवाइडेड बाय द इलेक्टोरेट? मुस्लिम को वोटिंग का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? अभी बताया 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। सो आई गाइस की वो ऑप्शन नंबर सी। अब आप समझ पा रहे होगे जो भी बातें मैंने आपको बताई, आप क्वेश्चन के थ्रू समझ पा रहे होगे कि यहां पे चीजें क्या थी, है ना। देख लो, लॉर्ड मिंटो और भारतीय मामलों के राज्य सचिव लॉर्ड जॉन मॉर्ले, तो मॉर्ले और मिंटो एक्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? मैंने बताया था जब भारत में 1600 डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया कि 1600 एडी में जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने सूरत, कैलिकट, है ना, सूरत, कैलिकट, मद्रास, कलकत्ता, मासे, याद आ रहा है बस माही, तो यहाँ पे सूरत हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कंपनी ने 1667 में 1667 में फ्रांसीसी कैरोन के तहत सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। दूसरा कारखाना इन्होंने मसूलीपट्टनम में, और 1664 में जैन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ओके, चलो ये सारी बातें हुई। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिनियम ने विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें आरक्षित की? जैसे मुस्लिम को वोटिंग का जो मतलब कहीं ना कहीं जो उन्हें वोटिंग का रिजर्वेशन मिला, वो मिला 1909 यानी 1909 में मुस्लिम को। एंग्लो इंडियन को कब मिला? आंग्ल भारतीय को कब मिला? आंग्ल भारतीय क्या होता है? आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि जिसके पिताजी विदेश से संबंध रखते हों और जिनकी माता देश यानी भारत से संबंध रखते हों, तो उनसे जो भी मतलब कहीं ना कहीं जो भी उनका डॉटर्स या जो भी सन होगा, जो भी बेटा या बेटी होगी, वो आपका एंग्लो इंडियन में आ जाता है। तो यहाँ पे सवाल का जवाब क्या है? उन्हें जो राइट्स मिला, उन्हें वोटिंग का रिजर्वेशन कब मिला? तो 1919 अधिनियम के तहत, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके तहत इन्हें वोटिंग का रिजर्वेशन इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप चीजें समझ चुके होंगे और ये पूरा डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर, टाइम बहुत कम है, यहीं पे अलविदा चाहूँगा आपसे। थैंक यू सो मच कि आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो दीपांक उपाध्याय आपके सामने हाजिर है, और अनअकैडमी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म। अगर अभी तक एक रियली बात बोलूँ तो सो गाइस कि आप लोग अभी तक किसी कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हो तो अनअकैडमी के इस कोर्स से ज्वाइन हो, बिकॉज ये कोर्स आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में भी और आपके आने वाले समय में भी। एग्जाम निकालना चाहते हो तो जुड़ जाओ अभी अनअकैडमी से, और कहीं ना कहीं कोड आपको याद होगा तो उस कोड का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, सब खैर।